डियर स्टूडेंट्स, आज हम अप्लाइड साइकोलॉजी के सेक्शन फर्स्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे, जो कि इंट्रोडक्शन ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी यानी कि प्रयुक्त मनोविज्ञान का परिचय के नाम से है। जिसके 3 पॉइंट्स होंगे, और वो 3 पॉइंट क्या है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। मीनिंग है, और भी जो बातें हमने जो लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस की थी वो भी इसमें फिर होंगी, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी है, तो ये सब बातें फिर हम उसमें रिवाइज करेंगे और मॉडिफाइड वे में करेंगे। और ब्रांच क्या है, इमर्जिंग ट्रेंड्स क्या है, उभरते हुए क्षेत्र क्या है। तो ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये क्या होंगे, इसमें थोड़ा सा और एलेबोरेटली हम इसको देख लेते हैं। तो पहला होगा मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी। प्रयुक्त मनोविज्ञान का अर्थ, प्रकृति एवं क्षेत्र। अर्थ क्या है, जैसे कि हमने इसके इंट्रोडक्टरी लेक्चर में, पेपर के इंट्रोडक्टरी लेक्चर में डिस्कस किया है कि मीनिंग क्या होता है। जैसे कि अप्लाइड्स, हम नाम से ही उसको समझ सकते हैं। अप्लाइड है, एप्लीकेशन है, जो साइकोलॉजी की थ्योरीज का, साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स का हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में और हमारे वेलबींग में, हमारे डेली बिहेवियर में कहाँ यूज है, कैसे यूज है, ये सब बातें जो है ये अप्लाइड साइकोलॉजी के अंदर आती हैं। इसको प्रयुक्त मनोविज्ञान भी कहते हैं, हिंदी में व्यवहारिक भी कहते हैं, व्यवहारिक भी कहते हैं। और इसका स्कोप क्या है, स्कोप तो है यहाँ एप्लीकेशन की बात है, क्लिनिकल में है, सैन्य मनोविज्ञान में है, काउंसलिंग में है, और फॉरेंसिक में है। हर क्षेत्र में बहुत से क्षेत्र हैं इसके। और जो सेकंड पॉइंट जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के माध्यम से, वो होगा ब्रांचेज ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी, यानी कि प्रयुक्त मनोविज्ञान की शाखाएं क्या है, उसका एक विस्तार से जितनी भी पॉसिबल शाखाएं हम यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं उन सबको ही पॉइंट वाइज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और फाइनली जिस टॉपिक की हम पर यहाँ पर चर्चा करेंगे वो होगा इमर्जिंग ट्रेंड्स ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी। प्रयुक्त मनोविज्ञान के जो उभरते हुए क्षेत्र हैं, जो भारत में इसमें ज़्यादा, सबसे ज़्यादा अध्ययन हो रहा है या अध्ययन किया जा रहा है या अप्लाई में या यूज़ में लाया जा रहा है, जो अप्लाइड साइकोलॉजी के क्षेत्रों को, वह क्या है और अब्रॉड में क्या है, के ऊपर भी हम एक दृष्टि डालेंगे, जैसा कि इस सेक्शन के अंदर है। तो चलिए जानते हैं कि अप्लाइड साइकोलॉजी का मीनिंग क्या है, नेचर क्या है और स्कोप क्या है। ठीक, अर्थ, प्रकृति और क्षेत्र क्या है। जैसे कि मैंने इस लास्ट लेक्चर में इस सेम लेक्चर को डिस्कस किया है मीनिंग के ऊपर जो है, लेकिन क्योंकि ये सेक्शन के अंदर इंक्लूड है, इसको फिर से हम डिस्कस करेंगे और ज़रूरी भी है इसको हमने समझना, बार बार पढ़ना। तो मीनिंग की जहाँ बात आती है, then applied psychology is the use of psychology methods and findings of scientific psychology to solve practical problems of human and animal behavior and experience। ठीक, तो साइकोलॉजी मेथड्स और फाइंडिंग का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को जब सॉल्व करने में यूज होता है उसको अप्लाइड साइकोलॉजी कहते हैं। अप्लाइड मतलब एप्लीकेशन, प्रयोग, कहाँ पर प्रयोग हमारी साइकोलॉजी मेथड्स का, तो उसको अप्लाइड साइकोलॉजी कहते हैं। ये अप्लाइड केवल साइकोलॉजी का ही विषय नहीं है, हर जितने भी साइंस सब्जेक्ट आप देखेंगे वो अप्लाइड सब्जेक्ट के रूप में जरूर देखेंगे। अप्लाइड बायोलॉजी होता है, अप्लाइड फिजिक्स होता है, अप्लाइड केमिस्ट्री होता है। ये सब बात है कि हमारा एप्लीकेशन कहाँ है सब्जेक्ट्स का, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को, डेली प्रॉब्लम्स को टैकल करने में, सॉल्व करने में। तो जैसे कि इसके हम एरियाज के बारे में हम जानते हैं, जैसे क्लिनिकल साइकोलॉजी है, काउंसलिंग है, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी है, लीगल है, फॉरेंसिक है, सोशल है, स्पोर्ट्स है, कम्युनिटी साइकोलॉजी, ये सब। और जो इसके संस्थापक थे ह्यूगो मुस्टंगबर्ग थे, जो जर्मनी के थे, और बर्निंग स्टन की प्रयोगशाला में कार्यरत थे, वहाँ कार्य कर रहे थे। और विलियम जेम्स ने इन्हें अमेरिका बुलाया था कि इस रूप में इनके साथ अध्ययन करने के लिए। ठीक, जो और शुरुआत में जो मनोवैज्ञानिक रहे, शुरुआत में दर्शन शास्त्र से ही संबंध सभी का रहा, लेकिन फिर जो ह्यूगो मुस्टंगबर्ग थे उनके अप्लाइड क्षेत्र में क्या अध्ययन रहे, क्या इनका योगदान रहा, उनके जो इनके राइटिंग्स में, इनके कामों में देखने को मिलता है। तो 1907 में उन्होंने टेस्टिमनी में, कन्फेशंस में, कोर्ट रूम जो कन्फेशंस होते हैं, कोर्ट रूम प्रोसीजर्स होते हैं, उनके बारे में या उन संबंध में कई पत्रिकाएं लिखी, जो जर्नल्स में छपी, इनके रिसर्च पेपर्स जो इनके छपे, जो इनके लेख छपे, वो विभिन्न पत्रिकाओं में लेख भी इनके देखने को मिलते हैं। और इनकी जो पुस्तक थी ऑन द विटनेस स्टैंड जो है,
तो इस रूप में भी इनके अप्लाइड साइकोलॉजी और फॉरेंसिक या क्रिमिनल साइकोलॉजी के ऊपर उनका काम देखने को मिलता है। और डिवीजन ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी को हार्वर्ड साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी में एडजॉइन किया, वहाँ इसको जोड़ा गया और 9 साल के अंदर उन्होंने शिक्षा में, औद्योगिक दक्षता में, व्यवसाय में, शिक्षण के लिए मनोविज्ञान को अप्लाई करते हुए अंग्रेजी में 8 पुस्तकों का योगदान दिया। तो इन्होंने ये सब अप्लाइड साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट थे, उनको समराइज करते हुए, उनको देते हुए 8 पुस्तकें, 8 बुक्स के ऊपर उनका काम था, ह्यूगो मुस्टंगबर्ग का था। और तो इस रूप में ह्यूगो मुस्टंगबर्ग और उनके योगदान उन्हें प्रयुक्त मनोविज्ञान के निर्माता के रूप में परिभाषित करते हैं कि शुरुआत में ही जो स्टार्टिंग हुई तब से ही इनके काम अप्लाइड साइकोलॉजी में थे, उनका उसमें रुझान था। तो वहाँ से इसको इस रूप में इन विद्वान को मनोविज्ञान के निर्माता या फाउंडर के रूप में इनको देखा जाता है। 1920 में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी की स्थापना भी की गई। ठीक, तो शुरुआती जो दिनों में था अमेरिका में जो ज़्यादातर जो प्रोफेशनल थे साइकोलॉजी के, ठीक, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसमें शैक्षणिक सेटिंग में थे, एकेडमिक सेटिंग में ही काम करते थे। लेकिन जब युद्ध हुआ तो ऐसी मनोवैज्ञानिक बातें देखने को मिली, मनोविज्ञान की आवश्यकता देखने को मिली, मनोविज्ञान की थ्योरीज को अप्लाई करने की आवश्यकता देखने को मिली। तो उस रूप में चूँकि इसके आंकड़े भी हमें प्राप्त हैं, जो रिसर्च, जो बच्चे डिग्री लेने लगे, स्टूडेंट्स पढ़ने लगे, तो स्नातकों की संख्या साइकोलॉजी में ज़्यादा बढ़ने लगी, बल्कि और सब्जेक्ट्स के मुकाबले। ठीक, तो वहाँ से भी साइकोलॉजी का प्रभाव देखने को मिला, वहाँ से शुरुआत देखने को मिली, इनकी थ्योरीज की डिमांड देखने को मिला। तो विश्व युद्ध के बाद से बढ़ने का मतलब विश्व युद्ध के जो परिणाम हुए, जैसे कि अभी के समय मानसिक ये महामारी जो है, उसके आफ्टर इफेक्ट्स जो होंगे, तो उस कारण साइकोलॉजी की डिमांड बढ़ेगी, प्रोफेशनल्स की डिमांड बढ़ेगी। तो इसी रूप में अध्ययन के जो स्टूडेंट्स के डिग्री लेने वालों की संख्याएं भी बढ़ेंगी। तो इस रूप में यहाँ संख्याएं भी बढ़ी, इस रूप में लोगों ने डिग्री भी ली। और जो प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस थे मनोविज्ञान को, थॉट्स को बढ़ावा देने के लिए, उन्होंने बैठकें भी आयोजित की। ठीक, और 1990 में जो साइकोलॉजिकल सोसाइटी ने व्यवहार शिखर सम्मेलन भी बुलाया, ठीक, सेमिनार का भी आयोजन उन्होंने किया। स्कूल, कार्यस्थल उत्पादकता, ड्रग्स, वायलेंस और कम्युनिटी हेल्थ को फैलाते हुए ह्यूमन कैपिटल इनिशिएटिव भी उन्होंने फिर यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया, डेवलप किया, गठन किया उसका। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने जो दशक था 2000 से 2010 को व्यवहार का दशक घोषित किया। व्यवहार का उन्होंने इसको दशक कहा, डिकेड कहा। और मनोवैज्ञानिक जो तरीके थे मानव जीवन व्यवहार के सभी एस्पेक्ट्स में उनको अप्लाई माना जाता है, उसमें व्यवहारिक माना जाता है, उसमें लागू माना जाता है। तो शुरुआत कैसे हुई, ह्यूगो मुस्टंगबर्ग ने कैसे किया, और विश्व युद्ध के बाद से इसमें कैसे रुझान देखने को मिला, जो हम अभी मिलिट्री साइकोलॉजी, फॉरेंसिक साइकोलॉजी, क्रिमिनल साइकोलॉजी, हेल्थ साइकोलॉजी के रूप में हम इसको देखते हैं, पढ़ते हैं। तो जिन बच्चों को थोड़ा सा इसको कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना हो, जिसको टेक्स्ट इसका पढ़ना हो, स्मारक सेन की बुक है जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया है, उसको पढ़ें। तो ये तो बात हो गई कि क्या अर्थ है और कैसे इसका विचार हुआ, कैसे इसका स्कोप है, कैसे इसका इतिहास के माध्यम से हमने इसको समझा। अब तो जो नेक्स्ट है जो हमने डिस्कस करना है वो है ब्रांचेज ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी, प्रयुक्त मनोविज्ञान की शाखाएं क्या है, ठीक, और उसकी उभरते हुए क्षेत्रों की भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो ज़्यादातर डिस्कस होने वाला, सबसे ज़्यादातर जो पढ़ा जाने वाला जो ब्रांच है अप्लाइड साइकोलॉजी की, वह है क्लिनिकल साइकोलॉजी, यानी कि नैदानिक मनोविज्ञान। क्लिनिकल साइकोलॉजी यानी नैदानिक मनोविज्ञान क्या है, हमारे और भी लेक्चर आप देख सकते हैं, जिसको क्लिनिकल साइकोलॉजी के ऊपर और डीपली पढ़ना हो, जानना हो, तो और लेक्चर विजिट कर सकते हैं। तो क्लिनिकल साइकोलॉजी या नैदानिक मनोविज्ञान उसको कहते हैं जब भी हम रोगों का, मानसिक रोगों का असेसमेंट करें और उनका ट्रीटमेंट करें क्लिनिकल सेटिंग, एज ए क्लिनिकल प्रोफेशनल। तो उन सब बातों को हम क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंदर, मानसिक रोगों का पता कैसे करना है, किसको कौन सा मानसिक रोग है,
और उसको ट्रीटमेंट कैसे देना है, और एज ए प्रोफेशनल हमारे क्या ड्यूटीज होते हैं, क्या एथिक्स होते हैं, ये सब हम इसके अंदर पढ़ते हैं, और काउंसलिंग की टेक्निक्स पढ़ते हैं। ठीक। और जो दूसरा है काउंसलिंग साइकोलॉजी, जिसको हिंदी में परामर्श मनोविज्ञान कहते हैं। तो परामर्श जैसे हम जानते हैं कि परामर्श कैसे देते हैं, काउंसलिंग कैसे की जाती है, काउंसलर का क्या रोल होता है, काउंसलिंग का रैपर्ट कैसे स्थापित करते हैं, सब बातें जो एज ए काउंसलर जो हमें याद रखनी चाहिए, जो हमें जाननी चाहिए, ये सब टेक्निक्स हैं। और थेरेपीज भी इसमें पढ़ी जाती हैं। एज ए काउंसलर बहुत सी चीज़ें, स्कूल काउंसलिंग से जुड़ी हुई बातें हैं, अन्य बातें हैं, या क्लिनिकल काउंसलिंग से जुड़ी बातें, सब बातें इसमें हम सीखते हैं, पढ़ते हैं। और जो थर्ड है वो इंडस्ट्रियल यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, ये सब इसकी शाखाएं हैं अप्लाइड साइकोलॉजी, जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, और उद्योगों में जितना जब उद्योग चलते हैं, जो HRD कहते हैं, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री भी होता था। ह्यूमन रिसोर्स है तो क्योंकि मानव एक विचारशील प्राणी है, हमारे बिहेवियर मेंटल प्रोसेस सब हैं, तो वही लोग तो हम इंडस्ट्री में भी हैं। तो हमारी मेंटल प्रोसेस, हमारे बिहेवियर किन चीज़ों से इफेक्ट होते हैं, कैसे हम प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, कैसे फैटिक को ठीक कर सकते हैं, कैसे स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं, ये सब बातें इसके अंदर पढ़ी जाती हैं। हम ग्रुप मोराल कैसे काम करता है, लीडरशिप क्या होती है, टीम के साथ वर्क कैसे होता है, सब बातें इसके अंदर पढ़ी सीखी जाती हैं। और फिर लीगल साइकोलॉजी होता है, कानून मनोविज्ञान। ठीक है, तो कानून के संप्रत्य में मनोविज्ञान का क्या यूज है, कैसे है, जो लोग लॉ अबाइडिंग सिटीजन होते हैं उनकी क्या मानसिकता होती है, ये सब बातें जो हैं। और न्यूरो साइकोलॉजी, जो न्यूरोलॉजी है उसका साइकोलॉजी में क्या इम्पैक्ट है, वो सब बातें इसके अंदर पढ़ते हैं। ब्रेन फंक्शनिंग है, और हमारा स्पाइनल कॉर्ड है उसका क्या रोल है साइकोलॉजी में, साइकोलॉजिकल बिहेवियर, क्योंकि ब्रेन ही हमारे बॉडी को गवर्न करता है, कंट्रोल करता है, तो वो सब चीज़ें यही चलाता है हमारे शरीर का जो भी फंक्शन है। तो ये सब बातें इसके अंदर हम सीखते हैं, ये सब अप्लाइड बातें हैं, ये साइकोलॉजी थ्योरीज का यूज हम इसमें देख रहे हैं। और फॉरेंसिक साइकोलॉजी, फॉरेंसिक हम जानते भी हैं कि क्रिमिनोलॉजी में, फॉरेंसिक साइंस में क्या यूज होता है साइकोलॉजी का, क्रिमिनल बिहेवियर क्या है, एक क्रिमिनल पैटर्न क्या होता है, उन सब बातों को, क्राइम सीन इन्वेस्टिगेट कैसे किया जाता है, क्राइम सीन रिक्रिएशन में साइकोलॉजिस्ट कैसे योगदान कर सकता है, केस स्टडी में कैसे योगदान कर सकता है, ये सब बातें इसके अंदर हम पढ़ते हैं। और स्कूल साइकोलॉजी क्या है, बच्चे जो स्टूडेंट्स होते हैं उसमें तनाव बच्चों में कैसे होता है, क्या जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं बच्चों में कैसे सुसाइडल टेंडेंसी बढ़ रही है, छोटे से बच्चे भी कैसे मानसिक रूप से विकृत हो जा रहे हैं, हिंसक हो जा रहे हैं, ये सब बातें स्कूल साइकोलॉजी में सीखी जानी चाहिए। और बच्चों के डेवलपमेंट के साथ साथ साइकोलॉजिकल उनका डेवलपमेंट होना चाहिए, ये सब बातें स्कूल साइकोलॉजी में कंसिडर होती हैं, होनी चाहिए। इंजीनियरिंग साइकोलॉजी है, ठीक। और इसी ढंग से अन्य भी काफ़ी इसमें पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। इंजीनियरिंग है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है, मिलिट्री साइकोलॉजी है, कम्युनिटी साइकोलॉजी है, एजुकेशनल साइकोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी, ठीक। और स्पोर्ट्स साइकोलॉजी क्या होता है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी खेल मनोविज्ञान जिसको कहते हैं, ठीक। तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी जो होता है, खेल मनोविज्ञान जो होता है, वो खेल में कैसे हमारा ग्रुप मोराल काम करता है, कैसे लीडर के प्रति हम अपना कैसे उसको फॉलो करते हैं, और टीम कोहेजन क्या होता है, और पेन मैनेजमेंट क्या होता है, ये सब चीज़ें स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का सब्जेक्ट मैटर है, उसमें पढ़ा जाता है। मिलिट्री साइकोलॉजी, सैन्य मनोविज्ञान जिसको कहते हैं, इसमें हम क्या पढ़ते हैं, क्या सीखते हैं, ठीक। ये वर्ल्ड वॉर के बाद से ही इसकी शुरुआत मानी जा सकती है, उसके कॉन्सेप्ट्स के ऊपर लोगों का रुझान बढ़ा, अध्ययन हुआ, कैसे आर्मी पर्सनल का सिलेक्शन हो, क्योंकि आर्मी में जो बेसिक फोकस होता है लोगों का कि ग्रुप वर्क में, जो भी व्यक्ति होता है ग्रुप वर्क में बिलीव करने वाला हो, यानी कि अलग थलग रहने वाला प्रकृति का हो, कि आर्मी में ऐसे ग्रुप में रह के काम करना होता है। तो ये सब बातें सिलेक्शन में हम कैसे जानेंगे कि कौन व्यक्ति किस टेंडेंसी का है, ये सब बातें भी, और भी बातें जो आर्मी के वेलफेयर में यूज हो, ये सब इसके अंदर हम पढ़ते हैं। और कम्युनिटी साइकोलॉजी क्या है, कम्युनिटीज का क्या रोल है, ठीक। और एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, ठीक।
और एनवायरमेंटल साइकोलॉजी क्या है, जैसे कि हम जानते हैं एनवायरमेंट के प्रति सजगता बढ़ाने की कितनी आवश्यकता है। तो ये सब इसके अंदर क्या होता है, पर्यावरणीय मनोविज्ञान क्या होता है, कैसे क्या इन सब चीज़ों को पढ़ने की आवश्यकता है। तो ये सभी बातें क्लिनिकल हो, ठीक, काउंसलिंग हो, इंडस्ट्रियल हो, लीगल हो, न्यूरो साइकोलॉजी हो, फॉरेंसिक साइकोलॉजी हो, सोशल साइकोलॉजी हो, इंजीनियरिंग साइकोलॉजी हो, ठीक, और स्पोर्ट्स साइकोलॉजी हो, मिलिट्री साइकोलॉजी हो, कम्युनिटी साइकोलॉजी हो, एजुकेशनल साइकोलॉजी, इन्वायरमेंटल। तो ये सभी अप्लाइड साइकोलॉजी की ब्रांचेज हैं। इनके अलावा भी बहुत सी हो सकती हैं, क्योंकि अप्लाइड साइकोलॉजी का अर्थ से हम इस बात को समझ सकते हैं जहाँ भी साइकोलॉजिकल जो थ्योरीज हैं, जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, उनका प्रैक्टिकल लाइफ में जहाँ भी यूज हो उसको हम अप्लाइड साइकोलॉजी कहते हैं। अब और भी हम थ्योरी इस रूप में हम समझ सकते हैं, जान सकते हैं भाई कहाँ कहाँ यूज है इन सब बातों का, इन सब थ्योरीज का। अब तो नेक्स्ट में हम देखते हैं कि इमर्जेंट फील्ड्स क्या हैं, उभरते हुए फील्ड्स क्या हैं साइकोलॉजी के, और ज़्यादातर जो अध्ययन किए जाने वाले, जो पढ़े जाने वाले फील्ड्स हैं, भारत में हो चाहे अब्रॉड में हो, वो क्या है। तो मोटे तौर पर जो यहाँ पर मैं उनको डिस्कस करना चाहूँगा, सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, वो भी जिसको कहते हैं इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी कहते हैं। इसमें ही सबसे ज़्यादातर इस रूप में ज़्यादा पढ़ा जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन में कैसे यूज़ होता है, कैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट में यूज़, जैसे मैंने बात की पर्सनल के सिलेक्शन में कैसे यूज़ होता है, ठीक, और ह्यूमन रिसोर्स के विकास में, उसके डेवलपमेंट में कैसे यूज हो सकता है, ये सब साइकोलॉजी मेथड्स का। और भी जो बातें हैं सारी इसके अंदर हम सीखते हैं, पढ़ते हैं। इंडस्ट्रियल उसको साइकोलॉजी कहें, औद्योगिक मनोविज्ञान कहें, संगठनात्मक कहें, ऑर्गेनाइजेशनल कहें, या उसको ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर भी कहते हैं, ठीक, संगठनात्मक व्यवहार भी उसको कहते हैं कि संगठन में जब भी हम काम करते हैं इंडस्ट्री में, तो हमारे कैसे कौन से ऐसे पहलू हैं साइकोलॉजी के जो उसको इफेक्ट कर सकते हैं, तो उसको हम ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी कहते हैं। हमारे व्यवहार के कौन से ऐसे पहलू हैं, या संगठन के ऐसे कौन से पहलू हैं जो हमारे व्यवहार को प्रभावित कर सकते हैं, और साइकोलॉजी के ऐसे कौन से मेथड हैं जो इन संगठनात्मक या औद्योगिक मनोविज्ञान के अंदर प्रभावी हैं, उन सब बातों को इसके अंदर पढ़ा जाता है। जैसे कि हम देखते हैं एडवर्टीजमेंट में कैसे साइकोलॉजी का यूज होता है, लोगों के सिलेक्शन में कैसे यूज होता है, स्ट्रेस के मैनेजमेंट में कैसे यूज होता है, पर्सनल के सिलेक्शन में जैसे मैंने बात कर ली पहले, और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में, उत्पादकता बढ़ाने में क्या साइकोलॉजी का यूज हो सकता है, और एथिकल इश्यूज क्या होते हैं, साइकोलॉजिकल क्या बातें होती हैं, सब बातें इसके अंदर पढ़ते हैं, समझते हैं। और क्लिनिकल साइकोलॉजी, जैसा कि हम जानते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी मनोविज्ञान का अधिकतर पढ़ा जाने वाला सब्जेक्ट है, प्रैक्टिस में लाए जाने वाला सब्जेक्ट है। तो जो अप्लाइड साइकोलॉजी की जो मूलभूत अवधारणा है वो क्लिनिकल से, फॉरेंसिक से, मिलिट्री से, और इन जो दो चार बातें हैं इनके ही उभरते हुए क्षेत्र हैं, इनसे ही मूल रूप से फलीभूत होते हुए प्रतीत होती है, दिखती है, जिनका मेजर फोकस है इनके ऊपर ही देखने को मिलता है। क्लिनिकल साइकोलॉजी क्या है, हम जैसे डिस्कस कर लिया, उसमें मेंटल जो भी डिसऑर्डर्स होते हैं, इलनेसेस होती हैं, उनका असेसमेंट और ट्रीटमेंट पे जोर किया जाता है। और क्लिनिकल सेटिंग में क्लिनिकल प्रोफेशनल का क्या रोल है, क्या एथिक्स होते हैं, क्या टेक्निक्स होती हैं, और भी सारी बातें क्लिनिकल साइकोलॉजी में पढ़ी जाती है, समझी जाती है। फॉरेंसिक साइकोलॉजी क्या है, जैसे कि हमने डिस्कस कर लिया, यह भी काफ़ी उभरता हुआ क्षेत्र है, काफ़ी अध्ययन किया जाने वाला क्षेत्र है। जैसे कि हमने कहा था कि योगो मुस्टंग वह थे, संस्थापक थे, तो उनके इस क्षेत्र से ही सब जुड़े हुए काम रहे, विटनेस टेस्टिमनी में रहे हैं, ठीक है, और जो मेमोरी से भी जुड़ा है उसको मानते हैं, और फॉरेंसिक क्रिमिनल साइकोलॉजी से जुड़ा हुआ भी उसको मानते हैं। टेस्टिमनी में क्या रहा, आई विटनेस का क्या रोल होता है, कैसे होता है, और भी जो भी क्रिमिनल बिहेवियर होता है उसमें साइकोलॉजी मेथड्स का या साइकोलॉजी का क्या रोल है, ये सब इसके अंदर हम पढ़ते हैं। मिलिट्री साइकोलॉजी में क्या यूज़ है, इंडिया में भी इसको ज़्यादा प्रैक्टिस में लाया जाता ही है। जैसे कि विश्व युद्ध की हमने बात की, उससे बात से कैसे साइकोलॉजी की डिमांड बढ़ी लोगों के बीच में, ये हमने जाना था। और स्कूल साइकोलॉजी यानी कि स्कूल मनोविज्ञान क्या है, भारत में भी इसकी आवश्यकता है, ऑल ओवर वर्ल्ड भी इसकी आवश्यकता है, जिसके हम देख रहे हैं स्कूल्स में किस रूप में बच्चों का मानसिक विकास हो, कैसे उनका समग्र विकास हो, कैसे एथिक्स बढ़े बच्चों में,
जैसे हम समाज में घटनाएं देखते हैं, बहुत से क्रिमिनल बिहेवियर देखने को मिलते हैं। ये सब बातें इसको बचपन से ही अगर हमारा स्कूल सेटिंग से ही हम बच्चे अच्छे चीज़ें सीखें, या उनका कंसेप्ट हम बचपन से ही एक सुदृढ़ बनाएं, अच्छा बनाएं, विचार प्रक्रम उनके सही बनाएं, सही संस्कार बचपन से ही उन्हें मिले, तो फ्यूचर में वही नागरिक बनने हैं, जो बच्चे हैं वही नागरिक हैं कल के। तो वैसे ही देश का विकास हो सकता है, वैसे ही समाज का विकास हो सकता है, वैसे ही खुद का विकास हो सकता है। जो शिक्षा ही अगर गड़बड़ होगी तो फ्यूचर ही गड़बड़ हो जाएगा। तो इस जैसे हम समाज में आजकल देखते हैं कैसे क्रिमिनल बिहेवियर बढ़ गए हैं, बच्चों में डिप्रेशन, सुसाइडल टेंडेंसी और होना, और हत्याएं, एडिक्शन हो जाना, ठीक, बच्चों में ये आजकल इंटरनेट का एडिक्शन है, मोबाइल का एडिक्शन है, ये सब समस्याएं जो हैं। तो यहाँ से ही, स्कूल से ही जब अगर हम सही चीज़, सही संज्ञान शिक्षा दें, तो वहीं से विकास हो जाएगा बच्चों का। तो स्कूल साइकोलॉजी को इस रूप में मॉडिफाई करे जाने की, पढ़े जाने की आवश्यकता है। और भी जो ये उभरते हुए क्षेत्र हैं, इसके अलावा भी जो हैं उभरते हुए क्षेत्र, ऐसे अलग से तो हम कहीं बुक्स में देख नहीं पाएंगे कि ये उभरते हुए क्षेत्र हैं। सारे उभरते हुए क्षेत्र ही हैं जो भी ये अप्लाइड साइकोलॉजी के हैं, जो ज़्यादातर जिनके ऊपर स्टडी होता है, ज़्यादातर जो प्रैक्टिस में लाए जा रहे हैं जो क्षेत्र, वो यही हैं। ऑर्गेनाइजेशनल का है, क्लिनिकल का है, फॉरेंसिक का है, मिलिट्री का है, स्कूल साइकोलॉजी का। ठीक, स्कूल काउंसलिंग क्या होता है, कैसे कैरियर काउंसलिंग होती है, सब बातें। मिलिट्री साइकोलॉजी में कैसे होता है, आर्मी पर्सनल के सिलेक्शन में होता है, कैसे हम जानते हैं टीम वर्क क्या है, कैसे है, और स्ट्रेस मैनेजमेंट में हम कैसे करें, क्योंकि स्ट्रेस भी हो ही जाता है हमारे दैनिक जीवन में, हर क्षेत्र में आवश्यकता है उसकी। तो और फॉरेंसिक में क्या यूज़ है, क्लिनिकल में क्या यूज़ है भाई, ऑर्गेनाइजेशन में क्या यूज़। तो ये जो बातें हैं मेजर, जो ये 5 जो ये एरिया है अप्लाइड साइकोलॉजी के, भारत में भी और विदेशों में भी ज़्यादा इनके ऊपर स्टडी होता है, ज़्यादा ही प्रैक्टिस में लाए जाते हैं। तो इसको जो हमने यहाँ पर मोटा मोटा एक दिया है, तो इस लेक्चर में हमने जान लिया कि शुरुआत में जो अर्थ क्या है, ठीक, अर्थ क्या है, और कैसे इसको ह्यूगो मुस्टंगबर्ग जो थे इसके संस्थापक थे, कैसे उन्होंने शुरुआत की, कैसे अपने बुक्स की, कैसे राइटिंग के माध्यम से ये अप्लाइड साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स को उन्होंने लोगों के बीच में लाए, कैसे उसका डेवलपमेंट हुआ एज ए सब्जेक्ट, और क्या इसके अप्लाइड साइकोलॉजी के ब्रांचेज हैं, और क्या इसके एमर्जिंग फील्ड्स हैं। ठीक, अब हम फाइनली देखेंगे कि जो नेक्स्ट लेक्चर आपका होगा, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा सेक्शन 2 में हम क्या जानेंगे, गाइडेंस एंड काउंसलिंग। ठीक, क्योंकि जो ये प्रेजेंट लेक्चर था अभी, क्योंकि इसका इंट्रोडक्टरी लेक्चर हम पहले भी दे चुके हैं, इसलिए मिलता जुलता लेक्चर है, क्योंकि इस सेक्शन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको रिवाइज करने की आवश्यकता थी, और इसके ब्रांचेज और इसके इमर्जिंग फील्ड्स को भी डिस्कस करना था। लेकिन जो आपका ये नेक्स्ट लेक्चर होगा, अगला लेक्चर जो होगा, वो गाइडेंस एंड काउंसलिंग के ऊपर, निर्देशन एवं परामर्श के ऊपर होगा, जो काफ़ी इंटरेस्ट से स्टूडेंट्स को पढ़ते भी हैं और पढ़ा जाने वाला सब्जेक्ट भी है, जिसमें हम पढ़ेंगे कि मीनिंग क्या है, गाइडेंस एंड काउंसलिंग का अर्थ क्या है, ठीक, इसका डिफरेंस क्या होता है, भाई गाइडेंस का मतलब क्या है, काउंसलिंग का मतलब क्या है, साइकोथेरेपी का मतलब क्या है, ठीक, मेडिकल थेरेपी क्या है, बायोथेरेपी क्या है, ये सब बातें हैं, ये सब मिले जुले कॉन्सेप्ट हैं जिनका कन्फ्यूजन भी पैदा करते हैं बच्चों को। और लेकिन जो सिलेबस में कवर होगा वो मीनिंग क्या है, नेचर क्या है, नीड एंड टाइप्स ऑफ गाइडेंस, आवश्यकता क्या है गाइडेंस की, और टाइप्स क्या है गाइडेंस के, टेक्निक्स क्या है, टाइप्स क्या है, ठीक। और जो सेकंड जो पॉइंट होगा वो एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस क्या होता है, ठीक, शैक्षिक और जो वोकेशनल गाइडेंस होता है वो क्या है, एट सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्कूल लेवल, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूल लेवल्स पर एजुकेशन वोकेशनल गाइडेंस क्या होता है। जैसे कि हमने पिछले वाले स्लाइड में चर्चा करी कि स्कूल काउंसलिंग क्या है, वो सब इससे जुड़ी हुई बातें हैं कि वोकेशनल गाइडेंस क्या है, काउंसलिंग क्या है, सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी लेवल पर कैसे ये सब प्रदान किया जाता है। और जो थर्ड पॉइंट होगा वो मीनिंग होगा, नेचर एंड स्कोप ऑफ काउंसलिंग। तो गाइडेंस की बात हो गई, फिर काउंसलिंग की बात होगी, भाई मीनिंग क्या है काउंसलिंग का, प्रकृति क्या है, और स्कोप क्या है काउंसलिंग। स्कोप तो हम जानते हैं, काउंसलिंग का स्कोप हर क्षेत्र में है, क्लिनिकल में भी है, स्कूल लेवल में भी है, और भी अन्य कई लेवल्स में है।
और तो एरियाज क्या होंगे काउंसलिंग के? पर्सनल काउंसलिंग होता है, फैमिली होता है, कैरियर होता है। टेक्निक्स ऑफ काउंसलिंग क्या है? डायरेक्टिव है, नॉन डायरेक्टिव अप्रोच क्या है? काउंसलिंग के या साइकोथेरेपी की अप्रोच होती है, तो डायरेक्टिव और नॉन डायरेक्टिव, बहुत काफी फेमस ये बात है, फेमस टर्म है। इसको हम डायरेक्टिव नॉन डायरेक्टिव भी कहते हैं। तो ये सब बातें इसमें हैं, और भी इसमें अप्रोचेज होती हैं काउंसलिंग की। एक तो हम डायरेक्टिव नॉन डायरेक्टिव के रूप में जानते हैं, उसका क्या अर्थ है एक छोटा सा मैं यहाँ पर उदाहरण दे देता हूँ। जैसे कि डायरेक्टिव में होता है कि डायरेक्शन, जैसे नाम से हम जान रहे हैं कि भाई जो काउंसलर है, जो भी थेरेपिस्ट है, वो डायरेक्शन देता है पेशेंट को, रोगी को, या जो मेंटल इलनेस या जिसको एबनॉर्मल बिहेवियर, जिसके अंदर जो भी ग्रसित है उस मानसिक रोग से, उसको एक तो डायरेक्टिवली हम उसको उसके व्यवहार में चेंज लाने की कोशिश करते हैं, एक नॉन डायरेक्टिव तरीके से। डायरेक्टिव मतलब हम उसको डायरेक्शन दे रहे हैं, निर्देशन दे रहे हैं कि अपना व्यवहार चेंज करे। और एक था नॉन डायरेक्टिव अप्रोच, उसमें निर्देशन नहीं देते, हम केवल उसमें पॉजिटिव रिगार्ड देते रहते हैं, एक उसको सपोर्ट देते रहते हैं बस। बाकी जो मानसिक सुधार है उसमें स्वयं आता रहता है। तो डायरेक्टिव अप्रोच जो बिहेवियर थेरेपी है, उसको डायरेक्टिव अप्रोच के अंदर लाया जाता है। नॉन डायरेक्टिव के अंदर जो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है, उनको इसके अंदर बातें की जाती है। ठीक है, तो ये सब चर्चा करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आशा करता हूँ लेक्चर के माध्यम से जो करंट जो सेक्शन है उसका स्पष्ट हो गया होगा कि अप्लाइड साइकोलॉजी का क्या मीनिंग है, क्या इसकी ब्रांचेज हैं, और क्या इसके इमर्जिंग एरियाज हैं। इसके ऊपर हमने शॉर्ट ब्रीफ दिया। और भी कोई स्टूडेंट को इस बारे में फर्दर जानना हो तो कमेंट के माध्यम से, अन्य माध्यम से पूछें। और इससे संबंधित बुक ले लें, स्मारक सेन की बुक पढ़ें। हिंदी में भी कोई और बुक हो तो उसको पढ़ें। ऑनलाइन सिंपली साइकोलॉजी है, और भी वेबसाइट्स हैं, उनको विजिट करें। और भी इससे रिलेटेड नॉलेज शेयर के लिए हमारे लेक्चर्स को विजिट करें, हमसे पूछें और हमसे जुड़े रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।